सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज कोई भी बात करने से पहले मैं सिर्फ चंद फाइलें आपको दिखाना चाह रहा हूं। आज का प्रोग्राम आप ज़रूर देखिए और प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले इन तमाम फाइल्स का जिक्र होगा। ये 7 फाइल्स मेरे सामने पड़ी हुई हैं, तमाम मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन बहरहाल ये आपने प्रोग्राम देखना है। ये मुख्तलिफ़ फ़ाइल्स हैं, इनमें क्या है इतना इशारा दे देता हूँ कि साबिक़ आला अफसरान या हुकूमती लोगों की ये फ़ाइल्स हैं और इनमें वो कुछ है कि आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। अभी कल भी हमने कायम खानी साहब का आपको दिखाया था कि जो डीजी पाक्स रहे उन्होंने क्या किया। तो सिंध की सरकार जब उनके साथ थी, तो जब पंजाब की सरकार जिनके साथ थी उन्होंने क्या किया, आज ये फाइलें इस बारे में है। तो पहली जो आज खबर है, उससे पहले मैं एक आपको किस्सा और कहानी जो हमें किताबों में मिलती है, जो सबक आमोज़ भी है, वो बताना चाह रहा हूँ। उससे हमें ये सारी आज की पहली खबर समझ आ जाएगी। कहते हैं कि एक दफ़ा जंगल में ये कहा एक बूढ़े बंदर ने कि भाई हमने ये शेर को बादशाह क्यों बना रखा है, अब किसी और की बारी आनी चाहिए, तो तुम लोग मुझे एक दफ़ा बादशाह बना कर देखो, मैं तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आऊँगा, किसी की भी कोई दुख तकलीफ़ होगी उसको दूर करूँगा। तो उन्होंने कहा कि चलें ठीक है जी, इस दफ़ा आप बादशाह बन जाएं। तो बूढ़ा बंदर बादशाह बन गया, बहुत खुश हुआ। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि एक भेड़िया बकरी के बच्चों को ले गया। बकरी रोती रोती आती है बंदर के पास और कहती है, बादशाह सलामत, भेड़िया मेरे बच्चों को उठा कर ले गया है, तो मेरी मदद कीजिए। तो बूढ़ा बंदर छलांग लगाता है एक दरख्त पर, फिर दूसरे पर, तीसरे पर, और पूरे जंगल में भागता फिरता है। और उसके बाद सांस फूला होता है, वापस आता है और कहता है कि माई बेशक तेरे बच्चे नहीं मिले, लेकिन मेरी आनियाँ जानियाँ देख, मैंने भाग दौड़ कितनी की है। तो ये आज मुझे इसलिए ये वाक़या याद आ गया, ये कहानी, इसमें सबक है कि जिस तरह उस्मान बुज़दार साहब गए हैं, जिस तरह वो चूनियाँ गए हैं, जिस तरह उन्होंने एयरपोर्ट पर उतरते ही एक हंगामी इजलास बुलाया है और उसके बाद जिस तरह के उन्होंने कसूर सहने पर बयानात दिए हैं, उससे मुझे ये कहानी याद आ गई। मैं क्या करता, आप सिर्फ चंद बयानात सुन लीजिए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब के, पंजाब के। ये कसूर में जो बच्चे कत्ल कर दिए गए ज्यादती के बाद, मैं उनके हवाले से बात कर रहा हूं। कहते हैं इजाफी नफरी तैनात करने का हुक्म है, मुलजमान की गिरफ्तारी चाहिए, जुबानी जमा खर्च नहीं चलेगा, मेरा फर्ज और जिम्मेदारी है कि मुतासरा खानदानों को फौरी तौर पर इंसाफ मिले। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने गमज़दा खानदानों से गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया और कहा कि मैं यहाँ अफसोस का इजहार करने आया हूँ। और जनाब फिर कहा कि गफलत और कोताही बरतने वालों को मुलाजमत से बरतरफ किया जाएगा। अब कोई रायत नहीं होगी, सिर्फ मुअत्तली काफ़ी नहीं है, लेकिन गफलत बरतने पर, नाअहली पर अगर बरतरफी की बात है, अगर हटाने की बात है मुलाजमत से, तो असद खरल साहब आप मुझे बताएं कि क्या सबसे पहले उस्मान बुज़दार को नहीं हटा देना चाहिए? ये क्या ये हमें दिखाना चाह रहे हैं? ये आनियाँ जानियाँ, ये जुमलेबाजियाँ, ये हमने बहुत देखा शहबाज शरीफ साहब के दौर में। उसामा साहब, माजरत के साथ ये जिस तरीके से आप बात रोज़ करते हैं और उनको मुखातब करते हैं, मेरा ख्याल है ये गैर पार्लियामानी लफ्ज़ ही कहीं करार न दे दी जाए। कभी बाबर साहब उनको फजीम अकरम प्लस कह देते हैं, जो मैं नहीं कहता, उनके वज़ीर आज़म साहब ने कहा, उनके इमरान खान साहब ने कहा, लेकिन जिस तरीके से आपने हदफ तनकीद उनको बनाया, वो आपको पता है कि वो बाहर जिस तरह गए हैं और जिस तरह प्रोग्राम और क्लिप्स बना के लोगों ने, उनके बारे में कोई लफ्ज़ नहीं बोला। अच्छा, अब मसला ये है, कहानी सुनाई है, जो आप जितनी मर्जी आप कहानियाँ सुना लें, जितनी मर्जी आप कहानियाँ सुना लें, 100 कहानियाँ सुना लें, 200 कहानियाँ सुना लें, बहुत सारी कहानियाँ इमरान खान साहब के पास पहुँचती हैं। कुछ रास्ते में कहानियों में रद्दोबदल हो जाता है, सिलेबस में जिस तरह कर दीजिए, सफ़े निकाल लिए जाते हैं, कुछ कहानियाँ पहुँचती ही नहीं और उनसे पहले बुज़दार साहब तक पहुँच जाती हैं। ये उनका कमाल है। बुज़दार साहब ने पेनिट्रेशन जिस तरह कर लिया ना, और जिस तरीके से पहले टेस्ट में वो कामयाब हुए थे, इस पे मैं अप्रिशिएट, सुन ले थोड़ा सा। पहला टेस्ट जब उनको तैयार करके भेजा गया था इमरान खान साहब के पास, अच्छा, तो 100 में से कहते हैं ना 100/100 नंबर लिए थे उन्होंने, बुज़दार साहब ने। उनको ये बताया गया था कि इमरान खान साहब को इस चीज़ से लाइक करते हैं, इनको डिसलाइक करते हैं। पूरी उनको एक जो पढ़ाई गई थी सबक, इतना सबक याद किया कि इमरान खान साहब जो है वो उसके तारीफ़ों के पुल आज तक उन्होंने कुछ नहीं मांगा। उन्होंने कहा मेरे घर में बेशक बिजली नहीं है,
मुझे सिर्फ अस्पताल चाहिए। कमाल। पता नहीं अब तक अस्पताल डोगर साहब बना है वैसे डीजी खान में? यानी उन्होंने कहा कि वहां सिर्फ खानम चुके ये समझते हैं, वहां मेरा ख्याल है अस्पताल के अलावा मेरा भी विजन अस्पताल डॉल्फिन फोर्स भी पहुंच गई है, पीएचए भी पहुंच गया है, अस्पताल का अच्छा, मुझे नहीं पता। मैं आता हूं। अच्छा, अब जो आप बात कर रहे हैं कि उनको नहीं बदलना, सबको बदलना है, अभी तक को मामला तो है यही। देखिए, भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात जिस तरह कहते हैं ना, हम रोज बात करते हैं। नहीं, भैंस के आगे भी नहीं बाजी। वो तो कह रहे हैं कि जी वज़रा की तब्दीली होगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बोजदार ने काबीना अरकान की कारकर्दगी रिपोर्ट्स तलब कर ली हैं। ये वक्त आ गया है और अब वो काबीना के लोगों को बदल देंगे। कई वजीरों को घर जाना पड़ेगा। अच्छा, वजीर आपस में सरगोशियों में पता क्या कहते हैं? वो कहते हैं अगर इनसे हमने कारकर्दगी मान ली तो फिर क्या जवाब देंगे? क्यों कहते हैं अगर हमसे मांगेंगे कारकर्दगी तो वो कानापूसी आपस में कर रहे हैं। वो कहते हैं हम इमरान खान साहब कुछ ये कहेंगे कि जनाब ठीक है, हम तो कारकर्दगी अपनी देते हैं, तो इनके पास सुन लेना, उनके पास चीफ मिनिस्टर तो है ही हैं, उनके पास होम मिनिस्ट्री भी उन्होंने रखी हुई है, वो वजारत भी उनके पास है, उसकी कारकर्दगी भी देनी पड़ेगी। फिर बल्दियात उनके पास है, फिर पीएनडी उनके पास है, मामू उनके चीफ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, सरदार एजाज अख्तर साहब है, गालिबन जाफर साहब, और डोगर साहब वो साथ गए हैं, पता है आपको? 100% साथ गए हैं। नहीं, मैं आपको बता रहा था सर, मैं एक थोड़ा सा वो साथ गए, एक शाह नवाज साहब। एक चीज मैं बता दूं, सिर्फ इस दफा नहीं गए। हाँ जी, लास्ट टाइम भी जब उस्मान बुज़दार उमरा करने गए थे, उस वक्त भी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उनके साथ गए थे। ये दूसरी मर्तबा ये दोनों मामा और भांजा ये दोनों गए हैं और इनके साथ वो दुबई भी गए हैं और वहां से बाबर साहब मुझे आज वो शाह नवाज साथ गया, शाह नवाज खान। शाह नवाज खान कौन है ये हम बताएंगे। ओ जी, ले जाएं जी, सारा खानदान ले जाएं। हैदर अली का पीएसओ वो जाना है उम्रे के लिए, सुन ले, जाना उम्रे के लिए है, पहुंच मस्कत जाते हैं, वहां से बरामद होते हैं। वहां पर जो साथ मामा है, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, जो साथ पीएसओ है शाह नवाज खान है, उनको बाहर खड़ा करके तरले किए जाते हैं कि बुज़दार साहब की आखिरी शायद ख्वाहिश है। मुझे ये तो नहीं कह सकता कि जो वीआईपी लाउंज है ना मस्कत एयरपोर्ट का, वहां पे जो पीछे बड़ी एक वो फोटो लगी होती है बादशाह की, उसके नीचे बैठ के ना बच्चों की तरह, जिस तरह जिद कर दी उन्होंने हमारे सीएम साहब ने, तो वो कहते हैं जी वो वहां पे कुर्सी पे बैठ के तस्वीर बनाना चाहते हैं। उनका भी प्रोटोकॉल की एक अफसर को बुलाते हैं, दफ्तर पर राब्ते शाब्ते किए गए, उनका जी एक बंदा दो कुर्सियां हम तस्वीर बनवा लेंगे। उसके बाद सऊदी अरब के बाद क्या हुआ? अच्छा, जब वापस आए, सुन ले उनकी आनिया जानिया सुन ले। दुबई में क्या हुआ? दुबई में एडवांस पार्टी मौजूद थी, वसीम अख्तर चौधरी साहब जो गवर्नर साहब के भी हरदल अजीज हैं, रिश्तेदार भी हैं करीबी, और इनके भी जो वाइस चेयरमैन है ओवरसीज पंजाब जो कमीशन है वन क्लब रोड पे, वो खर्चे बेचारे उठा रहे हैं। शरीफ आदमी है, भले वाई ब्लॉक में, इधर सारा खाना पीना गाड़ी उनको कोई सरकार से नहीं मिलता, 1.5-2 करोड़ उनका खर्च हो जाता है। किन पे होता है, क्यों होता है, और उसके बाद क्या होता है? वहां पे गवर्नर सरवर साहब पहले मौजूद होते हैं, इतफाक से वहां पे मुख्तलिफ जो पब्लिक गैदरिंग आई, तस्वीरें आ रही, चीफ जस्टिस साहब हमारे मौजूद जो है सरदार शमीम साहब भी वहां पे, उसके बाद बुज़दार साहब आ जाते हैं। बुज़दार साहब सुन ले, 16 तारीख को अपनी फैमिली को बुला लेते हैं वहां पे, छोड़ देना जी। अब ये जो मामला है मुझे इस पर आने दे, और मिसेज को भी। उसके बाद शॉपिंग होती है वहां पे, फिर वो वापस आते एयरपोर्ट पे, वो कहते जी हमने ये कर, इस पर मैं आना चाह रहा हूं। बाबर डोगर रहे हैं, बाबर डोगर साहब मुझे बताएं, लोग मर रहे हैं, बाबर डोगर साहब आप मुझे बताएं मर रहे हैं, क्या के बाद बच्चे मर रहे हैं। बाबर डोगर साहब आप मुझे बताएं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने जो आके की है, क्या अब वो ट्रेंड हो गए हैं? पहले वो कहते थे जी मैं अभी ट्रेन हो रहा हूं ना, अभी नया हूं ना, ट्रेनिंग पर हूं। तो अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने आके की है, जिस तरह उन्होंने हंगामी इजलास बुला लिया, जिस तरह यह कह दिया कि अब वजारतें तब्दील होंगी, बरतरफ होंगे लोग, कारकर्दगी चाहिए, ये है वजारत आला, ये वो काम है कि अब वो वसीम अकरम प्लस वाकई बन गए। उसामा साहब, ये वो चीज़ें थी जो शहबाज शरीफ किया करते थे कि जाने लगे हैं तो एयरपोर्ट पे जाते जाते एयरपोर्ट पे मीटिंग बुला ली, बाहर से आ रहे हैं तो एयरपोर्ट पे मीटिंग बुला ली, और एयरपोर्ट पे उनको भी मीटिंग बुलाने का बहुत शौक था, और ये उनको फॉलो कर रहे हैं कि जनाब मैं देखें, मैं भी एयरपोर्ट पे मीटिंग कर रहा हूँ, आनियाँ देखें और जानियाँ देखें। जहाँ तक आपने वजारतों की बात की है, मैं आपको एक शॉकिंग जो है, इन्होंने मलिक असद खोखर साहब जो हैं उनको जंगलात का ओहदा दिया जा रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये वही मलिक असद खोखर साहब हैं जिनको चीफ मिनिस्टर कंप्लेंट सेल का इंचार्ज बनाया गया था, और उनको करप्शन की बुनियाद पर वहाँ से निकाला गया। उसके बाद 5 दिन के बाद एक बंदा जो करप्शन की बुनियाद पर निकला, उसमें भी PMLN के एक MPA थे मुल्तान से, उनकी एक
टेप सामने आई थी एक खातून के साथ रेप की, उस पे कंप्लेंट सेल जो था उसने उसमें एक रोल प्ले किया, उसमें ताहिर बशीर चीमा साहब और असद खोखर साहब का नाम आया, किस तरह से इन्होंने पैसे लिए, किस तरह से उस सारे इशू को हशप करवाया। उस पर इमरान खान तक ये इशू पहुंचा। इमरान खान ने कंप्लेंट सेल को फौरी तौर पर बंद करने के ऑर्डर दिए। अब मुझे नहीं पता कि खान साहब चीजों को मॉनिटर करते हैं या नहीं करते हैं या किस हद तक मॉनिटर करते हैं। तो जंगलात सारे बेच दिए जाएंगे पंजाब में जो बाकी उसके बाद खा जाएंगे ये वही मलिक असद खोखर साहब, जिनकी शायद तालीम मैट्रिक भी नहीं है, जिन पर 18 FIR दर्ज हुई थी मर्डर की, और उसके बाद ख्वाजा साद रफीक का चिट्ठा पड़ा हुआ। उसके बाद सर उनको वजीरे जंगलात का ओहदा दिया जा रहा है। डोगर साहब ये क्या हो गया? डोगर साहब वो तो वजीर दाखिला और वजीर बल्दियात के लिए इतनी भारी जंगलात का ओहदा फाइनल किया गया। जो सारे मामला हुए थे वो जो पता है ना आपको अभी रिसेंटली वो 4 कनाल एक कनाल का वो किस अहम शख्सियत के साले को दी गई, को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। वो भाई को 2 कनाल का घर और बड़ा पैसा है जंगलात में, अरबों रुपया व्हाइट कलर की। हाँ जी, सिर्फ छांगा मंगाई काट के आप बेच दें। उनके तो बारे में भी मलिक असद खोखर साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने शायद 20 करोड़ रुपया एक 2 कनाल की गाड़ी और एक फॉर्च्यूनर शिफ्ट की है, फॉर्च्यूनर गाड़ी और डोगर साहब जंगलात से कमाएंगे अब सर। तो पार्क से अगर एक आदमी, कल हमने खबर जो ब्रेक की कायम खानी, पार्क से अगर खरबोरपति बन गया तो जंगलात तो बहुत बड़ी चीज है। देखिए खोखर बरादरान जो भी है ना, हो गया उसामा साहब तिजोरियां भर गई। देखिए असद खोखर जो है जंगलात में जाके तो पूरा जंगल ही बना देगा। खोखर बरादरान के पास ये एक्सपर्टी है। सर सबक पाकिस्तान एक्सपर्टी सुन ले, सबक पाकिस्तान PTI के मंशूर का अहम हिस्सा है कि पाकिस्तान के जंगलात को बढ़ाना, दरख्त लगाना, बिलियन ट्री सुनामी, ये PTI के मंशूर का सबसे अहम मलिक रियाज ने पहले सारे जंगलात बड़े खा गया वो। बिलियन ट्री जंगलात बिलियंस ऑफ बिलियंस कमाए जाएंगे उसामा साहब से इनको बेच के, तो बिलियन ट्री तो हो गया ना। ज्यादातर जंगलात तो एक जो बड़ा क्या उसको मको मलिक रियाज साहब खा गए, मरी हो, इस्लामाबाद हो। लेकिन बाबर साहब आपने मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया। उस्मान बुज़दार का पहले तो मुझे बताएं ना, उन्होंने जो उस्मान बुज़दार से पता है क्या करने लगे हैं? अफसर कारकर्दगी मिनिस्टर्स के वो परफॉर्मेंस मांग रहे हैं, और जिस बंदे को वो मिनिस्ट्री दे रहे हैं आप इससे अंदाजा लगा लें कि पंजाब गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस क्या होगी। एक और चीज, मलिक असद खोखर साहब जो हैं, मैं ये एक डॉक्यूमेंटेड चीज है, इन्होंने बाय नेम 2 DIGs को दो कमर्शियल फ्लैट्स दिए थे डिफेंस में, और वो उनके नाम पे ट्रांसफर किए गए थे। एक उनकी आलिया के नाम पे मेरे पास डॉक्यूमेंट है DHA का, और एक जो है वो शायद इस्लामाबाद में OSD है एक DIG, और दूसरे कनाडा में, और ये इस पे इंक्वायरी भी लगी रही है, अभी भी है, उसमें एंटी करप्शन में पड़ी हुई है, नैब में पड़ी हुई है। उस केस में एक DIG साहब कनाडा भागे हुए हैं, दूसरे इस्लामाबाद में OSD हैं, तो इतना अच्छा प्रोफाइल है। अच्छा एक और बात सुन ले, खोखर बरादरान की अच्छी खूबी सुन ले। मलिक शफी खोखर, अफजल खोखर तो पढ़ा लिखा इतना पता नहीं था, सैफ खोखर, उन्होंने क्या किया कि नवाज शरीफ साहब को पार्टी फंड के नाम पे दिया, फिर 60 कनाल पे पैलेस बना, फिर 200 कनाल तक बढ़ गया, मार्केटें बनी। इन्होंने भी, इनको भी पता है, इन्होंने DIG ऑपरेशन थे, 100 कनाल पे कब्जा करना था, उनकी बेगम के नाम, असद मलिक का मेरे पास डॉक्यूमेंट है, उसने अपनी एग्जाम्पशन उसके नाम की है, और DIG के बेगम के नाम 3 मरले कमर्शियल जो प्लाट है, मैं चूंकि डॉक्टर साहब के डॉक्टर हैदर अशरफ के अपने नाम पे ये तो हो गई। फिर इसके अलावा अभी वो इन्वेस्टमेंट करने के मास्टर, देखिए इतनी FIR की बात करते हैं, कभी उनको गिरफ्तार हुआ, आप FIR जाकर पढ़े, सारों में तकरीबन डिस्चार्ज, सब में डिस्चार्ज है, सब में डिस्चार्ज। लेकिन बात ये है, एक बंदा 18 मर्डर की FIRs में, उस पे कब्जे हैं और मुख्तलिफ हैं, क्या चक्कर है, पैसा होगा तो इसी का नाम क्यों लिया जाता है, किसी और का नाम क्यों नहीं लिया जाता? अच्छा, पैसे की अगर बात है तो एक पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा सानिया हुआ कराची में, वहां भी पैसा ही इन्वॉल्व था, और 250 से ज्यादा जानें ले ली गई, मासूम जानें। इस पर रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर बात करेंगे। अपनी नौयत का बदतरीन वाक़या था पाकिस्तान की तारीख का, शायद दुनिया की तारीख का, किस तरह जिंदा जला दिया गया 250 से ज्यादा लोगों को। असद खरल साहब, इंसाफ हो सकेगा? क्योंकि दिल दहल जाता है, खून खोलता है सुनकर कि सियासी जमातें, टारगेट किलर्स, निजाम मुलव्वस था इस सब में। देखिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा कि सियासी पार्टियों के अंदर मिलिटेंट विंग्स हैं, वो पीपल अमन कमेटी की बात हो, वो MQM की बात हो,
वो दीगर जो जमातें वहाँ पे थी उनके हवाले से बात जो आती है, जो मुख्तलिफ जमातें, मुझे ये बताएं, साना बल्दिया टाउन में मुलजमों ने इतराफ़ किया कि हमें भत्ता नहीं दे रहे थे, तो हमने उनसे भत्ता जो गुस्सा निकालने के लिए हमने फायरिंग की, आग लगाई, एडमिशन हुआ। इसके बाद वहाँ पे रियासत खामोश है, खामोश तमाशाई है, मुलजम दंदनार हैं, बासर हैं। साना माल टाउन में देख रहे हैं, रियासती जब जबर आया और नहती खवातीन पर, नहते लोगों पर गोलियां सीधी मारी गई। आज तक, अब तो नून लीग की हुकूमत नहीं है, किसी एक एसपी को, डीएसपी को, वो तो छोटे थे, किसी चीफ मिनिस्टर को, किसी वजीर दाखिला जो उस वक्त के थे, मुझे ये बताएं 13 जून को मीटिंग खुफिया नहीं हुई थी, 16 को फिर नहीं हुई थी, वहां पे अहकामात नहीं दिए थे, सब कुछ मौजूद नहीं था, बाकर नजफी कमीशन की रिपोर्ट मौजूद नहीं थी। आप सीडीआर निकाल लें, उनकी जो बाकर नजफी रिपोर्ट में मौजूद है, जो नैक्सेस गायब किए हुए हैं, किस वक्त शहबाज शरीफ साहब एफिडेविट निकालें, 9:30 बजे राब्ते में आ गए, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी कह रहे हैं राना साहब सनाउल्लाह से सारा कुछ रात से फायर हो रही थी, शेलिंग हो रही थी, कोई बंदा नहीं मारा था, ताजा दस्ते आए, सीधी गोलियां मारी गई, किसके हुक्म से? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बैठ के ऑपरेट हो रहा था। एक एसएचओ को, सिपाहियों को पकड़ लिया, बड़े बड़े जो लोग हैं, कोई बाहर भाग गया, कोई प्रमोशन हो गई, और किसी के बड़े बासर ताकतवर मुलजम को पकड़ा गया है। सैकड़ों दर्जनों लोगों को मारने वाले वो पंजाब के अंदर हो, वो सिंध के अंदर हो, क्योंकि वो कीड़े मकोड़े हैं, क्योंकि वो बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं है, क्योंकि वो सलमान शहबाज नहीं है, वो हमजा शहबाज नहीं है, वो बख्तावर नहीं है, वो आसफा नहीं है, वो मरियम साहिबा नहीं है। तो ऐसे जो आम बंदे मरते हैं, अब कसूर में क्या हो रहा है, क्या तमाशा चल रहा है? लेकिन कसूर में पहली बार दफा वाकया हो रहा है। मामला ये है कि उनको सजा किसने देनी है? आज तो हुकूमत वहां पे नहीं है एमक्यूएम की, आज तो हुकूमत यहां पे नहीं है नून लीग की, तो मैच फिक्सिंग कौन कर रहा है फिर? क्यों उन कातिलों को नहीं कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा रहा? क्यों इंसाफ नहीं मिल रहा साना मॉडल टाउन के शोधा को? क्यों, कौन देगा इंसाफ? कब मिलेगा? इंसाफ करोगे तो मिट जाएगी, वो क्या है, मिट जाएगी मखलूक, तो इंसाफ करोगे जी। किसने करना है इंसाफ? 7 साल हो गए हैं, 7 साल। ये दुनिया की तारीख के बड़े आके वाकयात में से एक वाकया था, जिसमें 250 लोगों को, 250 जिंदा जागते, जीते जागते इंसानों को जिंदा जला के मार दिया गया। और जिस तरह से ये विटनेसेस सामने आ रही हैं, जिस तरह से विटनेसेस अपना बयान रिकॉर्ड करा रहे हैं, उसमें बड़ा क्लियरली है कि किस तरह से जो जुबैर चेरिया था, जो वहाँ पे मुलाजिम था, उसने उस वक्त जो सेक्टर कमांडर थे रहमान भोला, बल्दिया टाउन के जो सेक्टर कमांडर थे रहमान भोला, और हमाद सदीकी जो केटीसी के हेड थे, कराची तंजीम कमेटी के, इनके कहने पर उसने वहां पर केमिकल फेंक कर पूरी फैक्ट्री को आग लगा दी। और आप अंदाजा लगाएं कि वहां पर जो फायर ब्रिगेड की आती हैं गाड़ियां, उनको वहां पर पानी फेंकने की इजाजत नहीं दी जाती, वो आग बुझाते नहीं है, ताकि एक मिसाल कायम हो, लोगों को पता चले कि एमक्यूएम ने भत्ता मांगा, नहीं मिला तो हमने जला के मार दिया, और आइंदा से कोई जो जरूरत इस तरह की करेगा उसके सामने ये मिसाल कायम की जाएगी। साथ मिला है, और 12 मई स्टेटगाह पर है, 12 मई स्टेटगाह पर खड़ी हुई है। और आप ये मुस्तफा कमाल साहब, जिनकी आंखों में इतने आंसू आ जाते हैं बात करते हुए, उन्होंने कहा अपने स्टेटमेंट के में ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। ये मुस्तफा कमाल की स्टेटमेंट है, जो आज इतने बड़े मुल्ज़िम एतराफ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने मारा, मालकान बता रहे हैं। आगे 12 मई को क्या हुआ, जब होम मिनिस्टर थे वसीम अख्तर, जो अब मेयर हैं, जिनका एक जो साथी पकड़ा गया, जो कहते हैं वो तो बड़ा शरीफ था, बड़ा गरीब था, आम इंसान था, बड़ा जुल्म हो गया। अब मुझे ये बताइए, रऊफ सिद्दीकी जो था उसको वजीर सनत था, और उन्होंने बजाय के मुल्जमान को पकड़ते मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। तो हुई डॉक्टर साहब, 12 मई को क्या हुआ? सड़कों पे जब लाशें गिराई गई, 12 मई को सिंध में क्या हुआ था, जब खून का खेल खेला गया था? उसमें नहीं हुआ तो एक और सानिया होगा ना बाबर साहब। तो इसमें आज 7 साल के बाद भी उसामा साहब स्टेटमेंट सी रिकॉर्ड हो रही हैं, अभी मुल्जमान की स्टेटमेंट सी रिकॉर्ड हो रही है। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, वकील भी खत्म हो गया, का मजाक उड़ाया जा रहा है, अदल का मजाक उड़ाया जा रहा है। मगर 7 साल हो गए हैं, 250 बंदा मारने वाला इकबाल जुर्म करता है, 164 के तहत अदालत में इतराफ करता है, क्या उसको सरेआम फांसी उस वक्त तक नहीं लगते रहना चाहिए, जब तक तड़प तड़प के पूरी कौम दुनिया देखे कि ऐसा दरिंदा जो है
जो जितने लोगों को जिसने खून की होली अब की। इसमें यह भी है कि पैसे लिए गए कि जी एमक्यूएम के थ्रू तुम पैसे दे दो तो सारे मामले दबा दी जाएंगे, वो पैसे भी लिए गए। 6 करोड़ रुपया उसे अलहदा ले लिया गया, 25 करोड़ रुपया मांगा गया, उसने कहा जी कि मैं 10 करोड़ रुपया देता हूं, उससे क्या गया जी 10 करोड़ क्या 25 करोड़ रुपए से 1 रुपया भी कम नहीं लिया जाएगा। उसामा साहब अब इसके बाद अगर आप कहें कि बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट आएगी, अगर इस तरह के लोग जो इस तरह से जिन्होंने कराची का बेड़ा गर्क किया, तबाह किया, लोगों को जला के मार दिया, पाकिस्तान के अमन को तबाह कर दिया, ये दहशत गर्दी है। और अगर इन लोगों को सजा नहीं ना मिलती तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। और देखिए लोग पैसे लिए लवाहिकीन के नाम पर, और जो लोग जां बाक हो गए उनके नाम पर वो पैसे भी मालिक मालिक के पास रसीदें हैं जो उन्होंने उनको जमा करवाई हैं, सारी रसीदें, और उसके बावजूद अभी तक कुछ नहीं हुआ। सर डोगर साहब आप वो बात करते हैं, कितने पुलिस मुलाजमीन को ड्रिलिंग की कत्ल किया गया, शहीद किया गया, चुन चुन के बदले लिए गए, फिर उसके बाद कितने लोगों को हम रोते हैं मारा पार्टी गया। ने ये कर दिया, और पीपल पार्टी ने इंटीरियर सिंध को लूटा और इस तरह लूटा कि बेड़ा गर्क करके रख दिया हर चीज का। एमक्यूएम ने कराची को लूटा और इस तरह लूटा कि हर चीज को बेड़ा गर्क कर दिया। ये जो कराची में गंदगी का रोला है ना, ये सिर्फ और सिर्फ पैसों का रोला है कि पैसे किसकी जेब में जाने हैं, पीटीआई की जेब में जाने हैं, एमक्यूएम की जेब में जाने हैं या पीपल्स पार्टी की जेब में जाने हैं। अब मुझे बताएं सजा में कौन रुकावट है? हुकूमत है, अदालती निजाम है, इसको किसने ठीक करना है? पीपल्स पार्टी है, एमक्यूएम है, तहरीक इंसाफ। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कराची में रेंजर ऑपरेशन ना होता ना तो ये जो लोग रहमान भोला को जिस तरह से बैंकॉक से पकड़ा गया है, जिस तरह से जुबैर चिड़िया को पकड़ा गया है, जिस तरह से रऊफ सिद्दीकी को पकड़ा गया, और मेरी इतलाक के मुताबिक हमाद सिद्दीकी को भी गिरफ्तार किया गया, ये सिर्फ रेंजर ऑपरेशन की वजह से हुआ है, अदरवाइज ये किसी हुकूमत ने नहीं करना था। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि अमेरिकी अदालत ने मोदी को क्यों तलब कर लिया है, और जो फाइल्स मैंने आपको शुरू में दिखाई थी इनकी कहानी भी आपको सुनाएंगे खरल कहानी में, इस ब्रेक के फौरन बाद। अब पता चला मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू का 47वां रोज़ है, वही हालात हैं, अद्वियात खुराक कहीं कुछ नहीं है, लोग परेशान हैं, पैलेट गन्स का उनको निशाना बनाया जा रहा है। इमरान खान साहब कश्मीर की आज़ादी का मिशन लिए अमेरिका पहुंच रहे हैं और वहां पर मोदी अपनी कोशिश कर रहे हैं अपने बचाव की, और वहां पर भारतीय 1.5 अरब रुपया, 1.25 अरब से 1.5 अरब रुपया भारतीय रुपयों के दरमियान ये लागत है, जिससे वो एक बहुत फंक्शन करना चाह रहे हैं, 50,000 लोग इकट्ठा करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि जनाब मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसके बावजूद मोदी बहुत पॉपुलर है। वो अपनी वहां पर एक पूरी एक कैंपेन और एक लॉबिंग कर रहे हैं, अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं, जबकि भारत में मईशत का बुरा हाल है। इसी दौरान में अमेरिकी अदालत ने नरेंद्र मोदी को भी तलब कर लिया है और खालिस्तान तहरीक आज़ादी की तरफ से यह दरख्वास्त दायर की गई है कि कश्मीर में खालिस्तान में जुल्म किया जा रहा है, और इस पर नरेंद्र मोदी को अमेरिकी अदालत ने तलब कर लिया है। तो असद खरल साहब, आपको क्या लगता है क्या होने जा रहा है? इमरान खान साहब का एक मिशन है, दूसरी तरफ उसको नाकाम करने के लिए नरेंद्र मोदी भी पैसा पानी की तरह बहा रहा है। देखिए, आपको हमेशा से आपने देखा है कि इंडियन लॉबी और इसराइली, चूँकि उनका आपस में एक नेक्सिस है, और अमेरिका के अंदर जो मीडिया स्ट्रीम मेन स्ट्रीम की बात हो, वहाँ पे इंटेलिजेंस की बात हो, पेंटागन की बात हो, सीआई की बात हो, तो वहाँ पे हमेशा इजराइल का इन्फ्लुएंस रहा है, जिसका भारत के साथ नेक्सिस है। लेकिन आप देखें, जिस तरह आपने कहा कि इतना जोर लगाने के बावजूद कश्मीर के मामले में जिस तरीके से इवन के इंटरनेशनल मीडिया के साथ अमेरिकी मीडिया ने, अमेरिकी इदारों ने, अवाम ने, इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह यूएनओ है, यूरोपियन यूनियन है, बाकी जो इदारे हैं, उन्होंने पाकिस्तान की जो स्टांस था, जो मौक़िफ़ था मकबूजा वादी के हवाले से, उसकी सपोर्ट की, और इंडिया का जो भयानक चेहरा है वो पूरी दुनिया में दिखाया। अब मोदी अगर बात करते हैं गैदरिंग की, तो इमरान खान साहब अगर कॉल देंगे तो मेरा ख्याल है उनसे बड़ी गैदरिंग, मैं कहता हूं इंडिया के लोग अगर इमरान खान साहब वहां पे कॉल देंगे तो पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी के अलावा इंडियन जो है, इंडियन ओरिजिन जो है वो पाकिस्तानियों से ज्यादा आएंगे। सही कहा आपने। खालिस्तान वाले, सिख जो है, कश्मीरी जो वहां पे है,
उनकी इतनी बड़ी तादाद होगी। अच्छा बाबर डोगर साहब, कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। बाबर डोगर साहब, आपको क्या लगता है ये कितनी बेइज्जती की बात है कि एक वो खुद कहते हैं जनाब मैं सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का वज़ीर आज़म, उसको अमेरिकी अदालत तलब कर रही है इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर। अदालत को लगा है कि खिलाफ वर्जियां हुई हैं तो उनको तलब किया गया है, और पैसा बहाना और वहां पर पूरी कैंपेन और लॉबिंग कि अक़वाम मुत्तहिदा में किसी तरह से मकबूजा कश्मीर की बात ना कर सके इमरान खान। उसामा साहब, अमेरिका के अंदर एक वफाकी कानून है जिसके तहत वहाँ पर कश्मीर खालिस्तान रेफरेंडम फ्रंट जो है उन्होंने ह्यूस्टन में एक मुकामी जो अदालत है वहाँ पर एक जो वफाकी कानून है वो है द टॉर्चर विक्टिम प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1991, जिसके तहत कोई भी ऐसा बंदा जिस पर मावराए कत्ल और तावान और इस तरह के जो हीनियस क्राइम्स हैं अगर हों तो उस पर एक जो है उसके खिलाफ इस तरह की एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। तो मोदी के खिलाफ ये कर दिया है, उन्होंने उनके वारंट जारी किए हैं कि वो आएँ और कोर्ट के सामने पेश हों। अब उससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो तरीका ये है कि ह्यूस्टन में मोदी जा रहे हैं, वहाँ NRG स्टेडियम जो है वहाँ पर उन्होंने एक ट्रम्प के साथ एक बहुत बड़े जलसे से खिताब भी करना है। तो वहाँ पर सिर्फ एक ही तरीके के वहाँ पर स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो एक डिक्री जारी कर देता है कि जनाब, और उसे एग्जेम्प्ट कर देता है। तो अब मेरा ख्याल है कि अमेरिकन जो गवर्नमेंट है उनका जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो इस तरह की कोई डिक्री जारी करेगा ताकि एग्जेम्पशन मिल जाए मोदी को। इनको पहले भी इस तरह की एग्जेम्पशन मिल चुकी है, जब गुजरात में इस मोदी ने साहब ने जब मुसलमानों का कत्लेआम किया था, अपने हाथ मुसलमानों के खून से रंगे थे, तो उस वक्त भी अमेरिका में एक इस तरह का केस हुआ था, तो उस वक्त भी स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से एग्जेम्पशन मिली थी। तो अब खालिस्तान तहरीक जो है और खालिस्तान कश्मीर तहरीक जो है फ्रंट जो है, अब वो उनका ये भी प्रोग्राम है कि जब मोदी स्टेडियम में NRG स्टेडियम में वहाँ पर जो जलसा करेगा तो उसके बाहर बहुत बड़ा एक हाथों की चेन बनाई जाएगी और दुनिया को बताया जाएगा कि ये जो अंदर ड्रामेबाजी की जा रही है, ये शख्स किस तरह से निहत्ते लोगों के कत्ल में मुलविस है, किस तरह से इंडिया में माइनॉरिटीज की क्लींजिंग की जा रही है। ये जो बंदा है इसका कितना खौफनाक और हैबतनाक चेहरा है, किस तरह से इसके मुंह से खून टपक रहा है, और इसका असल चेहरा जो है वो दुनिया को दिखाया जाएगा। बहुत ये अहम होगा, ये बड़ा अहम मौका है। पाकिस्तानियों को मिलकर भी मेरा ख्याल है हर सतह पर सोशल मीडिया पर इस पर आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर इमरान खान बमुकाबला मोदी है, ये इंसानियत बमुकाबला दरिंदगी है, ये आज़ादी बमुकाबला जबर है। तो कश्मीरियों की आज़ादी के लिए आवाज़ उठानी चाहिए ताकि पूरी दुनिया, और जिस तरह आप बता रहे हैं खालिस्तान तहरीक वहाँ पर नज़र आएगी, खालिस्तान कश्मीर तहरीक फ्रंट दोनों, तो वो बड़ी बात है। ये एक मेरे पास फाइल है और ये फाइल मैं आपको बता देता हूँ। असद खरल साहब गए थे जनाब सुप्रीम कोर्ट, और जब पनामा केस चल रहा था तो वहाँ पर मुख्तलिफ इदारे आए थे, उन्होंने अपनी कोई रिपोर्ट्स पेश की थी, तो उनके मुकाबले पर ये एक रेड फाइल जब गई थी तो फिर लेने के देने पड़ गए थे सब इदारों को कि वो जो सब कह रहे थे वो झूठ साबित हुआ था पनामा केस में। और उस वक्त इमरान खान साहब ने भी फिर कहा था कि ब्रावो असद खरल, और असद खरल वेल डन असद खरल, ये ट्रेंड भी चला था सोशल मीडिया पे। तो असद खरल साहब, ये तो पनामा की फ़ाइल है, लेकिन आज इससे भी बड़ी बड़ी फाइल्स इससे ज़्यादा तादाद में मैं देख रहा हूँ मेरे सामने पड़ी हुई हैं। आज खरल कहानी में ऐसा क्या है, कुछ साबिक पंजाब के हुक्मरान और सरकारी मुलाजमीन की कहानी है? असल में ये दो रेड फाइल्स हैं, एक साबिक के बारे में और एक मौजूदा जो पीटी की हुकूमत के उनके बारे में है। अच्छा, एक तो मैं उसामा साहब बता देता हूँ आज चीमा साहब के हवाले से थोड़ा सा इसका पर्सपेक्टिव केस का, साद रफ़ीक और फवाद हसन फवाद के हवाले से। ये हुआ ये कि साद रफ़ीक साहब को सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया लाहौर में, और उससे पहले 23 नवंबर को ये बोल न्यूज़ को एजाज़ हासिल है, जो चूँकि ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाकायदा बोल न्यूज़ की स्क्रीन शॉट ये नाज़रीन को हम दिखा सकते हैं, ये रिकॉर्ड का उसका हिस्सा है जिसके अंदर ये गिरफ्तारी अमल में आई साद रफ़ीक की, इसकी उसके बाद इनकी जो है फवाद हसन फवाद जो है इनकी, और आज चीमा की। ये 7 मार्च को एक सबमिट की गई एप्लीकेशन जो LDACT केस था उसमें, जिसमें 4 तारीख को हेयरिंग हुई थी और साद रफ़ीक साहब को तलब किया गया था। फिर अगला इसकी 8 मार्च को हेयरिंग थी, और उसके अंदर ये मैंने बताया ये साथ 4 चीज़ें दिखाई, 4 डॉक्यूमेंट जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बने जब फरवरी, हम 23 नवंबर 2017 को दिखा रहे हैं, ये चारों चीज़ें नाज़रीन देख सकते हैं। इसमें आर चीमा ने 22/11/2014 को
आपने उस जब ट्रांजैक्शन हो रही थी आशियाना और सारा, अच्छा। आपने अपने वो भाई ये अहमद हुसैन है, फिर वो मंसूर है उनके साथ, सरमद मंसूर के वो हैं, फिर उसके बाद अहमद सऊद वल्द असलम है, मुजान के ड्रेस है। अच्छा, इनकी 10,80,000 के अंदर 4 कनाल है। अपनी जो जमीन है उसकी मालियत लिखाई है, क्योंकि समझदार थे कि ओवर वो अंडर इनवाइसिंग वो 25 लाख लिखाई उसी जगह DHA में, और इसकी पेमेंट आशियाना वाले अपने अकाउंट से कर रहे हैं ब्राइब के तौर पर, किकबैक्स के सबूत हमने 23 नवंबर को दिखाए। ये 7 मार्च को आ गया। इसके अंदर हमने ये चीज लगाई, सुप्रीम कोर्ट को दिखाया कि ये जनाब हमने सारी दिखाई है। इसके अंदर साद रफीक साहब जाने लगे कोर्ट से, और ये मैंने सील्ड एनवेलप निकाल लिया सर पे मोर लिफाफा। उन्होंने कहा जी मेरी तो कुछ भी नहीं है जनाब, मेरा तो कोई तल्लक ही नहीं है। मैं कहा जनाब ये बंद लिफाफा है, ये उसकी दूसरी कॉपी है अपने लिए। ये सर पे मोर नैब के खड़े हैं लोग सुप्रीम कोर्ट में, ये उनको दे दे। अगर मैं गलत हूं तो मेरे ऊपर सुप्रीम कोर्ट केस करे, नैब बनाए। और अगर साद रफीक साहब को फिर एफिडेविट देना पड़ा, जो लेने के देने पड़ गए साद रफीक। उसके बाद नैब ने 10 मार्च को मुझे उसी बेस पे बुला लिया, कल आप नोटिस दे दिया, मुलजम की हैसियत से नहीं, एज ए कि आपने, चूंकि ये सारा आपके पास है, ये नाज़रीन देख सकते हैं पैरागॉन सिटी में। 10 मार्च को उन्हें बुलाया, अच्छा, जो जावर इनके जो उसकी तरफ से, और 12 मार्च के लिए मुझे बताया। वहां पे मैंने जो सुप्रीम कोर्ट में चीजें सबमिट की थी, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने नैब के हवाले की थी, जो बंद लिफाफा था, और बहुत सारे और सबूत और पहले भी भेजे हुए थे, वो मैंने जाके एक एक चीज नैब की टीम को एक्सपीडाइट कराई, डॉक्यूमेंट्स दिए। और 2 मार्च को फिर हमने एक और काम किया कि हमने उनके गांव से, हाफिजाबाद से सारे वो रिकॉर्ड सरकारी वो भी टीवी पे दिखा दिए। अब ये चीजें जो यानी पनामा केस जिस तरह बात, इसमें यानी साद रफीक, इसमें फवाद हसन फवाद, आर चीमा, और अगली खबर आपको दे रहा हूं, अली जान साबक सेक्रेटरी हेल्थ और जो चहेते ऑफिसर हैं, अच्छा, वो इसमें गिरफ्तार होने वाले हैं। अब सिर्फ तफसील में बता दूं, आर चीमा साहब की हाँ जी ज़ब्त हो रही है जी, जो हमने कोशिशें की थी, जो डॉक्टर साहब कह रहे थे, अब बिल आकर ये प्रोसेस शुरू हो गया है। अच्छा, क्या है जी, आर चीमा साहब एक जो मुलाजिम है, उनकी सैकड़ों का जरी अराजी, फ्लैट, बैंक अकाउंट, मुतअद्दिद अपार्टमेंट, प्लाजा, मज़कूरा जो मौजूदा 22 कनाल 19 मरला जमीन, जोलके में 10 कनाल 48, इनके आना के बेगम ने कहा कि सिर्फ 1 एकड़ जमीन है। अच्छा। फिर उसके बाद मौजा धोड़ी में 21 कनाल 4 मरले, थेडा में 99 कनाल, ये सारी DHA डिफेंस वगैरह में है। फिर उसके बाद हाफिजाबाद में 113 कनाल है। फिर प्लाटों के जो बैंक एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव 15 मरले के 2 प्लाट, गुलबर्ग रेजिडेंशियल इस्लामाबाद में कायम, IB एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव सोसाइटी में मौजूद 1 प्लाट, FIA कोऑपरेटिव, हर IB की हो, FIA की हो, हर तरह का, हर जगह कोऑपरेटिव में 2 प्लाट, फेडरल प्राइवेट कोऑपरेटिव में 4 प्लाट, फैसल रेजिडेंसी इस्लामाबाद में 3 प्लाट, मुल्ज़म अहमद खान के नाम मौजूदा हिल व्यू इस्लामाबाद में मौजूद अपार्टमेंट। साहब को सलाम। अब ये सारी चीजें प्रोग्राम निकल सकता है, ये तो प्रोग्राम कई, और ये फाइलें हैं, ये बहुत सारे लंबे कट्ठे हैं, ये बिल्कुल। अच्छा, बाबर डोगर साहब सर 30 सेकंड में माफी चाहता हूं। ये वही आहत चीमा है जिनके लिए शहबाज शरीफ साहब और पंजाब गवर्नमेंट ने ऑफिशियली उस वक्त सेक्रेटरीट को बंद किया था, स्ट्राइक की थी, हड़ताल की थी कि जनाब ये ब्यूरोक्रेसी पे को अफसरों को काम नहीं करने दिया जा रहा, उनको रोका जा रहा है। और उनके लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद और हाफिजाबाद में अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। और जो मुझे पता है कि ये इनका बड़ा हम्बल बैकग्राउंड था। अच्छा। और ये जौहर फैसल टाउन में इनका एक छोटा सा घर था, और उसके अलावा इनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। अब इनकी बीवी जो है साइमा अहद है, उनके नाम और उनके भाइयों और बहनों के नाम अरबों रुपए की जो प्रॉपर्टी है, जो कि अब नैब ने फ्रीज की है। तो शहबाज साहब आप बताएं, उस वक्त तो आपको बड़े मरोड़ उठ रहे थे, पंजाब असम्बली ने करारदाद नैब के खिलाफ पास कर दी, हड़ताल हो गई, तो आज ये प्रॉपर्टीज कहां से आ गई? आमदन से ज्यादा सासे कैसे बन जाते हैं? कैसे बन जाते हैं? नवाज शरीफ साहब ने कहा था अगर मेरी आमदन से मेरे सासे बहुत ज्यादा हैं तो आपको क्या? 18/1/2005 का टेक्निकल सेक्शन पैरागॉन और इशारा, ये दूसरे चौधरी गुलाम हुसैन ने मुझे खुद बताया कि शहबाज शरीफ को उन्होंने बताया आज चीमा के इतने पैसे अरब रुपए पड़े हैं दुबई में, तो शहबाज ने कहा कुछ नहीं, फिर क्या है, कोई कार्रवाई नहीं की। कल क्या हो गया? मामला ये है क्या होगा, चले खरल साहब आप शुरू कर लें। कल ये होगा निशा, जो खुर्शीद शाह साहब हैं उनको वहां पे नैब सखर ने AC लगा दिया है, बेड दे दिया है, अच्छा। बंदा दे दिया है वहां पे उनका। और कल एक उनका मुखबर पुलिस वाला बीच में पकड़ा गया, क्योंकि साइंस सरकार की पुलिस है, उसको निकाल दिया गया है, रेंजर को तलब किया गया है, और पुलिस उनकी है। नैब अब खुद खौफजदा है कि एक तरफ पुलिस उनकी है, वो उल्टा नैब बंदों को इनको मारेगी, उसकी क्योंकि प्रोटेक्शन करेगी शाह साहब की। फिर उसके साथ पॉली क्लिनिक वालों ने क्या काम किया, उन्होंने कहा एंजियोग्राफी की जरूरत है,
एंजियोग्राफी की जरूरत है, लेकिन मेरा ख्याल है मैं कल को बता रहा हूं, ये अटेम्प्ट उनकी फाइल नाकाम होगी, वकुला बड़े ज्यादा होंगे, अटैक होगा, हमले करने की कोशिश की जाएगी, हंगामे फूटेंगे, बड़ा तमाशा लगेगा। अब तक जितनी भी आपने खासतौर पे खुर्शीद शाह साहब के हवाले से बातें की वो सारी दुरुस्त साबित हुई हैं। बाबड़ोगर साहब कल क्या होगा सर? कल इस्माम बुज़दार साहब जो हैं वो कल एक तबादलों का बहुत बड़ा रेला आएगा। मैं यहाँ से 8-10 डिस्ट्रिक्ट के DCOs को भी उड़ा रहे हैं, कुछ DPOs को उड़ाएंगे और साबित करेंगे कि जी पंजाब पर उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है और पंजाब में उनकी मर्जी के खिलाफ चिड़िया भी पर नहीं मारती। अच्छा, ताहिर चीमा जिसको करप्शन की बना के निकाला तो उसको जिले का दिया, 4 जिला भावलनगर का शिकायत सेल का DC के साथ दफ्तर बना दिया। उसके बेटे को ताहिर चीमा को यहां से निकाला 5 क्लब से, तो DC भावलनगर के साथ दफ्तर बना दिया। अलादाद क्या नाम उसका, ताहिर चीमा का। अब उसको वो फारग कर रहे हैं। उन्होंने कह दिया भाई मैं ये अपनी नौकरी बचाऊं या आपकी बचाऊं, और बहुत सारी इस तरह की तब्दीलियां आ रही हैं। वक्त खत्म हो गया है। कल क्या होगा, मैं कल उस्मान बुज़दार साहब को कुछ नहीं होने वाला, बाकी जो बाबर साहब ने कहा वो सब कुछ हो जाएगा, मगर आने वाले कल में बुज़दार साहब की भी बारी आने वाली है। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।